Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you history class lecture number 10 class 6. बेटा आप कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आजकल क्या हो रहा है, वैकेशंस कैसी गुजर रही हैं? आई होप कि अच्छी गुजर रही होंगी। गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अपनी जो है केयर किया करें, ठीक है, घर से बाहर कम निकला करें। एक तो आपको पता है कोरोना है, दूसरी बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों सिचुएशन में, दोनों ही क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, तो अपने आप को ज़रा घर के अंदर रखोगे तो महफूज रहोगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अब बेटा हम लेक्चर की तरफ जाते हैं और लेक्चर में आप लोगों को पता है हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 में द आर्यन इरा जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं जो पहले लेक्चर में, उसमें ओरिजिन ऑफ आर्यन इरा, फिर देन हमने उनके कुछ कस्टम्स के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में कि उनका इम्पैक्ट किस तरह से वो यहाँ पे आए, फिर उससे आर्यन जो है कन्वर्ट हुआ जिस रिलीजन में, आर्यन रिलीजन जो कन्वर्ट हुआ हिंदुइज़्म, फिर हमने हिंदुइज़्म को डिटेल में पढ़ा। हिंदुइज़्म से एक नया मज़हब डेवलप हुआ बुद्धिज़्म, उसको हमने स्टडी किया। मतलब हिंदुइज़्म की ज़िद में एक मज़हब जो है वो एक हिंदू ने जो है वो एक नया मज़हब बनाया बुद्धिज़्म, फिर जो एक नया मज़हब जैनिज़्म, इनको हमने डिटेल में पढ़ा। अब इन्हीं टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा पहला पढ़ा था। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद हैं जिनकी एक पूरी दुनिया में जो है एक बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री जो है वो मौजूद है। उसी में से एक और सिविलाइजेशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो छोटी सी सिविलाइजेशन जो है, छोटा सा एरिया है जो इसमें इस सिविलाइजेशन में आता है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आज हमारा टॉपिक है वो है द एवोल्यूशन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में, गंधारा सिविलाइजेशन। और गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में गंधारा पढ़ेंगे तो गंधारा आर्ट जो है वो हमारे माइंड में एकदम जो है फ्लोरिश करना शुरू कर देती है, एकदम हमारे माइंड में आना शुरू हो जाता है। गंधारा के बने हुए जो बूते हैं वो उसके बने हुए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें, अगर आपको पता है अभी भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है टेक्सला में, गंधारा यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो गंधारा सिविलाइजेशन में पहले तो हम ये बताना होता है कि ये सिविलाइजेशन मौजूद कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है, इस टाइम पे कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ से कहाँ तक का एरिया जो है वो गंधारा सिविलाइजेशन का एरिया कहलाता है। तो इधर आप ही के बुक में, आपकी बुक में लगा द सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर टू वेरियस एरिया ऑफ टेक्सला, कि कश्मीर से स्टार्ट होती है और टेक्सला में, वैसे कहते हैं मोस्टली ये बोला जाता है कि रावलपिंडी से लेके जो आपका सरहद की जो आपकी बाउंड्री लाइन है वहाँ तक का तमाम एरिया जो है वो तकरीबन किस में आता है, गंधारा सिविलाइजेशन में आता है। तो टेक्सला इज़ द सेंटर ऑफ गंधारा आर्ट। अब आपको हर सिविलाइजेशन का कैपिटल बताया जाता है। जैसे मैं जब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा पढ़ा रही थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इज़ द कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो गंधारा आर्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें जो कैपिटल है गंधारा आर्ट का वो क्या है, टेक्सला। टेक्सला जो है was the center of गंधारा सिविलाइजेशन। अच्छा, आपके बुक में थोड़े आप लोग अक्सर जो है हम लोग उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं
कि एक साइड पे स्पेलिंग कुछ और लिखे होते हैं, दूसरी साइड पे स्पेलिंग कुछ और, एक क्वेश्चन में कुछ और। बेसिकली बेटा ये उर्दू के वर्ड होते हैं, उर्दू को हमने रोमन इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश लिखी होती है, तो वो समटाइम ऑथर से स्पेलिंग जो होते हैं वो हो जाते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड नहीं है, इनके अगर स्पेलिंग आपको वर्ड का प्रोनाउंस होना सही आ रहा है तो मीन सही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको ठीक करने के लिए बेहतर तरीका होता है कि अपनी टेक्स्ट बुक खोल लिया करें और टेक्स्ट बुक में जो स्पेलिंग आपके लिखे होते हैं वही स्पेलिंग आप लोग क्या किया करें, अपने नोट्स के ऊपर लिख लिया करें, ठीक है। तो ये आप लोग जब भी स्पेलिंग में किसी भी किस्म का मिस्टेक हो तो आप परेशान होने के बजाय, या कि यहाँ पे ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, किसी और क्वेश्चन में कोई और स्पेलिंग लिखे हुए हैं, इन कन्फ्यूजन में जाने से पहले अपनी टेक्स्ट बुक निकाला करें। आपकी टेक्स्ट बुक में हर वर्ड के स्पेलिंग मौजूद है, जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करते हुए वो स्पेलिंग अगर गलत भी हो भी जाते हैं तो उसकी करेक्शन कर लिया करें नोट्स के ऊपर, ठीक है, इसमें टेंशन ना लिया करें। तो ये गंधारा सिविलाइजेशन, टेक्सला वाज द सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। मैं गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में आपको बता रही हूँ कि गंधारा सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ, इसका एरिया कौन सा है। एरिया मैंने आपको बताया है कि कश्मीर से, वैसे तो इसके कश्मीर के कुछ एरियाज से लेकर टेक्सला तक ये जो है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी, लेकिन इसका मेन सेंटर जो एरिया, सेंट्रल एरिया जो इंक्लूड होता है स्पेशली ये गंधारा सिविलाइजेशन का, ये रावलपिंडी से लेके जो आपका केपी के तक की बाउंड्री जो है, ये तमाम बाउंड्री जो है वो आपकी गंधारा सिविलाइजेशन में सेंट्रल रोल प्ले करती है, सेंट्रल रोल। वैसे तो क्या है, कश्मीर से लेके टेक्सला तक इसका एरिया फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने एक सेंट्रल जो एरिया होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सेंट्रल एरिया है वो तकरीबन रावलपिंडी से लेकर केपी के, और इसको मेन जो इसका कैपिटल, जिसको सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, तो मेन कैपिटल जो गंधारा सिविलाइजेशन का है वो टेक्सला जो है वो उसका कैपिटल है। अब आगे बात आ जाती है कि जो गंधारा सिविलाइजेशन के लोग थे उनका रिलीजन, पहले हमने उसका एरिया बताना होता है कि एरिया कहाँ पर है। एरिया मैंने आपको बता दिया कौन सा है, एरिया इसका कश्मीर से लेके टेक्सला तक का एरिया है, इसका सेंटर कौन सा है, टेक्सला है। अब आगे बात, दूसरी बात हम क्या करते होते हैं, उसके रिलीजन की बात करते होते हैं, क्योंकि आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो रिलीजियसली अपने रिलीजन के साथ इमोशनली बहुत अटैच थे। तो आप जब भी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो आपका जो रिलीजन होता है वो इस सिविलाइजेशन का मेन पिलर होता है, चाहे वो हिंदुइज्म था, चाहे वो बुद्धिज़्म था, चाहे जो भी उन लोगों का रिलीजन था, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। वो उसके मुताबिक ही वो अपने कस्टम और ट्रेडिशन जो है वो फार्मूलेट करते थे, उसकी फॉर्मेशन उसी के मुताबिक होती थी। अब जो गंधारा सिविलाइजेशन की हमने एरिया पढ़ लिया, एरिया मैंने आपको बता दिया कहाँ से है, एरिया जो है इसका कश्मीर से लेके कहाँ तक है, कश्मीर और टेक्सला के एरियाज इंक्लूड होते हैं। अब हम क्या बात करने लगे हैं, हम रिलीजन के बारे में बात करने लगे हैं कि जो इनके जो रिलीजन है वो कौन सा है। आप लोग की बुक से ही रिलेटेड मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए अपनी बुक के साथ अटैच रहें। तो रिलीजन जो है इनका वो बुद्धिज़्म, जो से यहाँ के लोग थे वो बुद्धिज़्म के मानने वाले थे। आपको मैंने बताया था बुद्धिज़्म के रिलीजन के बारे में डिटेल से कि बुद्धिज़्म रिलीजन के जो फाउंडर थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। बेसिकली वो एक हिंदू थे, और जब हिंदू ब्राह्मण्स के जो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, जो उनका ज़ात पात का बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, और जो वो इनकी जो फोर्थ क्लास थी जो शूद्र क्लास कहलाती थी, उसके साथ जिस तरह का उनका सलूक था हिंदू कम्युनिटी का, जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, तो वो उनको सख्त नापसंद था। और वहाँ पे जो मतलब लोअर क्लास थे उन लोगों के साथ जिस तरह से मेल ट्रीटेड किया जाता था, मतलब बदसलूकी से पेश आया जाता था, वो चीज़ जो है वो जो गौतम बुद्ध थी उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने इससे हिंदुइज़्म से अपोजिट एक न्यू रिलीजन जो है
वो बनाया जिसको बुद्धिज़्म कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कास्ट एंड क्रीड सिस्टम को सख्ती से वो किया। अभी बुद्धिज़्म को मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने कास्ट एंड क्रीड सिस्टम ख़त्म करके इस तरह का एक मज़हब किया। तो जो गंधारा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कुछ लोग तो हिंदुइज़्म के भी मानने वाले थे, लेकिन बहुत जल्दी वो लोग जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए और वहाँ मैक्सिमम लोगों का जो मज़हब था वो बुद्धिज़्म था। उसके अलावा है दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रैंड स्टेचूज ऑफ बुद्धा स्टूपास एंड रून्स ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन इन स्वात वैली। अब जो स्वात वैली का कुछ एरिया, मैंने आपको कहा कि केपीके का भी बाउंड्री लाइन तक केपीके के भी एरिया जो है वो इसमें आते हैं, उसमें स्वात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे स्टूपा बनाया जाता था, गंदा जो उनके होते थे बुद्धा स्टूपा मीन के मट्टी के बुत। अब जो इन गंधारा सिविलाइजेशन है वो पॉपुलर क्यों है? गंधारा सिविलाइजेशन आर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ पे स्टोन्स की कटिंग की जाती थी, ठीक है, जिसे कहते हैं पत्थर तराशी, उर्दू में इसका लफ्ज़ है। स्टोन कटिंग की जाती थी, वो स्टोन कटिंग करके उससे वो खूबसूरत जो है बुत बनाते होते थे, मेल बुत फीमेल बुत, उस तरह से फिर उनकी क्या करते होते थे, पूजा करते थे और उनको जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये इनका जो आपके ग्रैंड बुद्धा स्टूपास, जो मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली बुद्धा स्टूपास कहते हैं, बुतों को कहते हैं, ठीक है। मट्टी के बुत जो है, पत्थरों के बुत जो है वो बनाते होते थे और वो इस तरह की इतनी खूबसूरत आर्ट करते होते थे कि उनकी ये आर्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और इसी वजह से ये सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, गंधारा आर्ट के नाम से जो है वो जानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसीडर देम सेक्रेड। मतलब जो पूरे के पूरे यहाँ के जो लोग थे बुद्धिज़्म के मानने वाले, वो टेक्सला में ये जो इसको जो बुद्धा स्टूपा था इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मोतबर समझते थे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हैं, इस तरह से मक्का मदीना जो है वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेस है। वो हमें ठंडक मिलती है वहाँ जाके, हमें सुकून मिलता है। इसी तरह से यहाँ के लोगों को भी जो है इनका जो बुद्धा स्टूपास थे उनकी ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होते थे, सेम उसी तरह से। और जो टेक्सला होता था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे आना और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी जो कि टेक्सला में मौजूद थी और ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ऑल ओवर द एशिया, वहाँ से स्टूडेंट आते होते थे और वहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल करते थे। आगे है द स्टूपास नेम शेनग्रो स्टूपास वाज प्रिपेयर्ड इन बुरी कोट नियर स्वात। अब एक और बहुत उनके बुत का नाम है ये, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बेसिकली उनके जो बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे बुद्धिज़्म के लोग जो हैं, जो कि यहाँ पर ही कंस्ट्रक्ट होते थे। अब ये एरिया गंधारा आर्ट जो है ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये जो जितने भी बुद्धिज़्म के लोग हैं, जितने भी हिंदुइज़्म के लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, उनके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये क्यों रखती है? क्योंकि जो जिन बुतों की वो पूजा करते हैं बेसिकली वो बुत जो है जो बनते थे, जो बनाए जाते थे पत्थर तराशी करके, मतलब स्टोन कटिंग करके, वो इस गंधारा सिविलाइजेशन का जो एरिया था उस एरिया के अंदर लोग बनाते होते थे। तो इसलिए इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं, जितने भी लोग हिंदुइज़्म के मानने वाले हैं, क्योंकि हिंदुइज़्म के लोग भी जो है वो बुतों की पूजा करते हैं और बुद्धिज़्म के लोग भी बुतों की पूजा करते हैं, तो ये जगह उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट, स्पेशली बुद्धिज़्म के लोगों के लिए ये जो है बहुत रिस्पेक्टफुल, मतलब उनके लिए ये जगह कंसीडर करते हैं वो उस जगह को। द स्टूपास नेम शानग्रो स्टूपास वाज प्रिपेयर्ड इन बुरी कोट। बुरी कोट स्वात का एक जगह है, स्वात के एक इलाके का नाम है बुरी कोट। उस बुरी कोट में जो है एक बुद्ध का नाम है जिसका नाम है शेनग्रो। वो बुद्ध जो है जिसको शेनग्रो स्टूपा कहा जाता है इंग्लिश में, वो जो है वहाँ पे ये बनाया गया था। इसके अलावा आफ्टर
of years its ruins are still spread everywhere in Swat Valley। वो कहते हैं कि हज़ारों साल बाद भी वो जो बुत शैनग्रो बुत जो बनाए गए थे वो आज तक भी मतलब हज़ारों साल गुजरने के बाद भी वो कहते हैं कि उस बुत के जो रिमेन है, आपको पता है जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसका कुछ ना कुछ चीज़ पीछे बच जाती है, तो वो कहते हैं उसकी जो शनग्रो बुत है उसका या तो बाजू या जो उसकी आईज़ होंगी या नाक होगा। अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने टेक्सला विज़िट किया होगा। मैं खुद 3 से 4 दफ़ा वहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ। टेक्सला यूनिवर्सिटी भी ऊपर जा चुकी हूँ, जिसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक मौजूद है वहाँ पर। उसके अलावा मैं टेक्सला म्यूज़ियम में भी विज़िट किया हुआ है, वहाँ पर भी मैंने ये तमाम चीज़ें देखी हुई हैं। वहाँ पे अभी तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का तो विज़िट नहीं हुआ, लेकिन टेक्सला का जो है वो बड़े डिटेल में विज़िट हुआ है और वो मैंने सारी चीज़ें 2 से 3 दफ़ा देखी हैं। उसमें बुत ये नहीं है कि पूरे के पूरे बने हुए बुत, कुछ तो पूरे बने हुए बुत वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन किसी की टांग पड़ी होती है, किसी की बाजू पड़ी होती है, किसी का सिर्फ नाक बचा हुआ होता है, बाकी सारी मट्टी सी पड़ी होती है, बीच में एक नाक होता है। तो वो कहते हैं इसका ना वो रिमेन जो इसके रियून्स होते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है बुत का वो है। तो वो इसी तरह से कहते हैं कि जो आपका शेनग्रो स्टूपा था जो कि स्वात में प्रिपेयर किया गया था, वो उसके कहते हैं कि कुछ पार्ट अभी तक जो है स्वात वैली में मौजूद थे। उसके अलावा गंधारा आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैचूज ऑफ बुद्धाज एंड इनग्रेविंग ऑफ बुद्धाज इन स्टोन्स। उसके अलावा गंधारा इज़ नॉट ओनली नेम ऑफ एन आर्ट। वो कहते हैं गंधारा सिर्फ एक आर्ट का ही नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, एक पूरी तहजीब है। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मौजूद थी और वहाँ के लोगों के जो कस्टम ट्रेडिशन वो थे, इसी तरह से गंधारा सिविलाइजेशन के लोगों का भी रहन सहन का एक तरीका था, उनकी एक पूरा कस्टम्स थी, उनकी एक पूरी सोशल लाइफ थी, वो पूरी है। कहते हैं आर्ट के अलावा इनकी सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसके अलावा द आर्ट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फाइन आर्ट बट लेटर इट गॉट मिक्स विद लोकल आर्ट। वो कहते हैं पहले तो ये टोटली जो है ग्रीक फाइन आर्ट के नाम से, लेकिन फिर वहाँ की लोकल आर्ट भी जो है इसमें मिक्स हो गई। ग्रीक आर्ट वाज ट्राई टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी ऑफ बुद्धा। द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जो टेक्सला में आप आगे हसन अब्दाल की तरफ जाएं तो हसन अब्दाल से जो है स्टेयर से लगी हुई हैं, स्टेयर से ऊपर जाओ तो एक पूरी यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है एज इट इज़। जैसे आप मोहनजोदड़ो का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था, ठीक है, जब मैं आपको प्रोजेक्टर पे लेक्चर डिलीवर कर रही थी तो मैंने आपको मोहनजोदड़ो और उसके अलावा हड़प्पा का पूरी स्ट्रक्चर दिखाया था। इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो टेक्सला से आगे एक हसन अब्दाल जगह है, ठीक है, हसन अब्दाल से अपस्टेयर्स जाओ तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को जो है नज़र आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ आल्सो केम देयर, बहुत जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आते थे उस यूनिवर्सिटी में। ऑल ओवर द एशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट वहाँ से आते थे और वहाँ पे बाकायदा जो है वो अपनी तालीम जो है वो हासिल करते थे। इस तरह से द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, इज ट्रिब्यूशन एंड इज डिपार्चर फ्रॉम पैलेस हैव बीन शोन वेरी ब्यूटीफुली इन गंधारा आर्ट। अब गौतम बुद्धा का जो स्टैचू है वो भी बड़ा खूबसूरती से जो है वहाँ पे जो है उन्होंने बनाया हुआ था। तो एंड इज डिपार्चर फ्राम, और उसका जो सिविल उनकी जो गौतम बुद्ध की सिविल जो डेथ हुई थी उसके बाद उनका जो एक पूरा का पूरा एक महल सा बना के, उस पैलेस सा बना के उसके अंदर जो दफनाया गया था वो सारा बड़ा खूबसूरती के साथ जो है वो गंधारा आर्ट का एक मतलब काफ़ी देखने के काबिल जो है वो खूबसूरत सा पैलेस जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो ये थी बेटा हमारी द एवोल्यूशन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। छोटी सी सिविलाइजेशन है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले हमने जो अगर गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले तो हमें ये पता आना चाहिए कि इसका एरिया कहाँ था। इसका एरिया मैंने आपको बताया कश्मीर के एरिया से लेके टेक्सला तक ये पूरा का पूरा जो है फैला हुआ था। उसके बाद है कि इनका मज़हब कौन सा था, तो मैंने आपको बता दिया कि इनका जो मज़हब था वो था बुद्धिज़्म। उसके बाद है
कि ये फिर तमाम हिस्ट्री उनके बुतों के बारे में है। ठीक है, हमने उनके बुतों के बारे में बात की कि वो कौन से उसमें जो मेन जो हमने पढ़ा है, जो इनका जो बहुत मोतबर था उसका शेनग्रो बुद्ध स्तूपा जो है बुद्ध, उसके बारे में हमने जो है वो किया। वो कहाँ पे प्रिपेयर किया गया, पहले तो हमने जगह का नाम लिखना है कि ये जिस जगह पे किया गया वो बुरीकोट स्वात में जो है ये जगह है जहाँ पे ये शेनग्रो स्तूपा जो है ये प्रिपेयर किया गया। ठीक है, जो कि तमाम बुद्धिज़्म के मानने वाले लोगों के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुल है, वो बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो सेकंड ये बात कर रहा है कि यहाँ पे जो एक और मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मोस्ट जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी मतलब बहुत पुरानी, जो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है नालंदा, जो कि कौन से नाम से है, नालंदा, वो यहाँ पे मौजूद है। टेक्सला में मैंने आके आपको बताया कि टेक्सला से आगे हसन अब्दाल की तरफ जाएं तो हसन अब्दाल से अपस्टेयर्स जाओ तो वहाँ पे एक आपको यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर सी बिल्डिंग आपको मिलेगी जो कि बेसिकली उस नालंदा यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर था। वहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ की कि कहाँ पे उनका वो बुत था, कहाँ पे वो लोग बैठते होते थे, किस तरह से क्लासेस होती थी, वो तमाम चीज़ों के स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे गंधारा सिविलाइजेशन में आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा यही चीज़ें थी इसमें जो इम्पोर्टेंट थी। अब बेसिकली जो हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये तो पता होता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, उसके अलावा क्रिश्चियनिटी है, मतलब डिफरेंट मज़हब हैं। लेकिन सॉरी टू से हम लोग इतना अपने इस्लाम को भी जानने में, हमें ये नॉलेज लेना किसी भी मज़हब के बारे में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी और मज़हब को मानना गलत है। ठीक है, तो हम लोग तो हमें कंपैरिजन करना चाहिए, दूसरे मज़ाहिब को भी स्टडी करना चाहिए ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि हमारा इस्लाम जो है वो कितना जो है उसका मतलब वो कितना ग्रेट है, मतलब इस्लाम दूसरे मज़ाहिब की हम मतलब सुपीरियर क्यों जाना जाता है। मतलब सुपीरियर तो नहीं कह सकते, इस्लाम की एक अपनी आइडेंटिटी है, इस्लाम जो है एक यूनिक आइडेंटिटी है। इस्लाम ना तो किसी मज़हब के साथ मर्ज हो सकता है, ना तो इस्लाम के साथ किसी का कंपैरिजन है, ना तो इस्लाम का किसी के साथ मुकाबला है। जो बाकी मज़ाहिब हैं उनके अपने मज़ाहिब हैं वो उनको, लेकिन चूँकि हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें दूसरी सोसाइटीज़ को स्टडी करना चाहिए कि किस तरह से उनके मज़हब की क्या तालीमात हैं। जैसे इस्लाम है, हमारा इस्लाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये होता है कि नमाज पढ़, अल्लाह को मानो, फिर क्या होता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, कुरान मजीद को मानो, आखिरत पर ईमान लाना, ठीक है, पैगम्बरों पर ईमान लाना। ये तमाम चीज़ें हमारे इस्लाम के इम्पोर्टेंट पिलर हैं। इनमें से अगर एक पिलर भी हमारा नहीं होगा तो हम मुस्लिम नहीं कहलाएंगे। दूसरी जो बातें आ जाती हैं, झूठ बोलना, बदयानती करना, उस तरह के और बहुत सारी बुराइयां जो आती हैं उस पर बाकायदा गुनाह है, कुछ गुनाह कबीरा हैं, कुछ गुनाह सगीरा हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें अपने इस्लाम के बारे में तो डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमें पता भी चलती रहती हैं, हमें इंटरेस्ट भी है, लेकिन इस तरह से कुछ और मज़हब भी हैं, हम उनका कंपैरिजन इस्लाम के साथ नहीं करेंगे। हम इस्लाम के साथ इसलिए उनका कंपैरिजन नहीं करते कि क्योंकि अगर हम उनका इस्लाम के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर डेफिनेटली मतलब इस्लाम के साथ किसी और मज़हब का कंपैरिजन हो नहीं सकता, इसलिए हम वहाँ पे इस्लाम को डिस्कस नहीं करना। लेकिन हम जो है बाकी मज़ाहिब को, जो कि 3 मज़ाहिब इम्पॉर्टेंट इसमें हम पढ़ेंगे, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म एंड उसके अलावा बुद्धिज़्म, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके बारे में जो है वो उसका इन्वेजन जो सब कॉन्टिनेंट में आया
उसका करना है। अभी आज तक का हमारा जो लेक्चर था वो बस गंधारा सिविलाइजेशन ही था। इसका मैंने बताया, एरिया बताया, इसकी लोकेलिटी के बारे में बताया, इसके रिलीजन के बारे में बताया, उनकी सोशल लाइफ में मैंने बताया, प्रोफेशन उनका बताया कि क्या था। प्रोफेशन उनका जो था वो स्टोन कटिंग था, ठीक है। उससे वो डिफरेंट चीज़ें जो है बनाते थे, स्पेशली जो है वो बुत जो है बनाते होते थे, स्टूपास जो है बुद्ध स्टूपास वो बनाते होते थे, ठीक है। तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत जितने भी बुद्धिज़्म के मानने वाले जो लोग हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। तो इन चीज़ों को जो है हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इससे रिलेटेड आपका डायरी वर्क जो है वो मैं इधर आपको बताना चाहूँगी कि डायरी वर्क क्या है। तो डायरी वर्क हमारा है, आप लोग अपने बुक के चैप्टर पे ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में सही है, इससे रिलेटेड हमारे MCQs हैं। नहीं, अभी इसमें MCQs नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर होंगे। उसमें हमारे हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, व्हेन एंड वेयर वाज गौतम बुद्ध बॉर्न, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन अभी फ़िलहाल इससे रिलेटेड कोई नहीं है। तो यही आपका है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। ये क्वेश्चन आपने याद भी करने हैं और लिखना भी है, ठीक है। ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं इसमें समझ आई तो आप थ्रू कमेंट, थ्रू कॉल मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर दे दूँगी। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर कर दूंगी आपका, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।